AF66 हिंदी। लियोनेल की नींद धीरे धीरे खुली जब उसे अपनी हथेलियों में किसी मुलायम चीज का एहसास हुआ। उसने अनजाने में ही आईना के नितंबों को दबाया और उसकी लोच ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। कितना आरामदायक! उसकी आईना काफी नाजुक थी, लेकिन चाहे उसके स्तन हो या नितंब, उनका अपना एक अलग ही वजूद था। पहले वह उसे इतनी आजादी से छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, उसे ऐसा करने में एक अजीब सी शांति मिली। गुमराह आदमी। आईना धीरे से बुदबुदाई, पर उसने आंखें नहीं खोली। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी झपकी लेना चाहती थी। इस समय वो बहुत सहज महसूस कर रही थी। पहले तो वह लियोनेल के पास नग्न होकर सोने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी, लेकिन पिछले दिन जो हुआ उसके बाद उसका इतना संकोची होना थोड़ा बेतुका लग रहा था। लियोनेल मुस्कुराया। हीरो पीक कैसा रहा? ये सवाल सुनते ही आईना की भौहें तन गईं। उसका गाल लियोनेल की बांह पर टिका रहा, लेकिन साफ जाहिर था कि उसे यह सवाल कुछ खास पसंद नहीं आया। या यूं कहें कि उसे हीरो पीक कुछ खास पसंद नहीं आया। पीक ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। आपके लिए अभी भी नए क्वार्टर में रहना कोई मायने नहीं रखता। आईना को साफ पता था कि ऐसा होगा, वरना वह लियोनेल को ढूंढने यहां आती ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसी किसी बात से संतुष्ट हो जाती। लियोनेल ने हंसते हुए कहा, क्या मैं पीक में शामिल न होकर बहुत कुछ खो रहा हूं? आईना ने अपने होंठ हल्के से काटे, लेकिन बिना कुछ कहे भी यह स्पष्ट था कि जवाब हाँ था। थोड़ी देर बाद उसने समझाना शुरू किया और लियोनेल को भी एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत कुछ खो रहा था। अगर कोई ब्रेव सिटी के बारे में सोचे तो उस शहर में मौजूद संसाधनों की भरमार को याद करना आसान होगा। चाहे वो स्पेशल फोर्स एबोर्ड्स हों, स्टाइल मॉन्यूमेंट्स हों, और यहाँ तक कि बीच में बने टावर के अंदर की गुप्त संरचनाएं, जिनका अनुभव न तो लियोनेल को मिला और न ही आईना को। ये सभी प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन जगहें थीं। अगर भर्ती के लिए आरक्षित एक साधारण शहर के लिए ऐसी चीजें थीं, तो मुख्य संगठन के पास क्या था? ये चीजें तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा थीं, लेकिन लियोनेल ने उस जगह जो कुछ सीखा था, वह भी उसकी मुख्य युद्ध क्षमता का हिस्सा था। आज भी लियोनेल ब्रेव सिटी से प्राप्त स्वप्न शक्ति का उपयोग करता है और यही उसकी ताकत में सबसे बड़ी छलांग का कारण है। भले ही उसने इसे नजरअंदाज किया हो, फिर भी वह लगभग उतनी ही बार स्वर्गदूतों जैसे तलवारबाज की गति शैली का उपयोग करता था। यदि लियोनेल ने कभी ब्रेव सिटी में कदम नहीं रखा होता, तो वह अब जितना शक्तिशाली है, उसका आधा भी नहीं होता। जब उन्होंने इन बातों पर गौर किया, तो लगा कि वो वाकई बहुत कुछ गंवा रहे हैं। शायद उन्हें इस तरह से ब्लू बॉल में फंसने पर ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था। खैर, शायद। लेकिन वह अपने बगल में एक नंगी हसीना को देखकर खुद को गुस्सा नहीं कर सकता था। इन बातों की परवाह किसे थी? लियोनेल आईना के चेहरे को घूरते हुए बेवकूफी से मुस्कुराया। उस वक्त वह अपना गाल खुजला रही थी, जिससे उसके सीने में एक हल्की सी टीस सी उठ गई। उसे आईना के जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। अगर वे कभी गायब भी न होते तो भी वह उसे बाकियों से ज्यादा चुनता। लेकिन उसे इस तरह की तकलीफ में तड़पते देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा था जितना हीरो पीक का कोई भी मामूली वाइस लीडर नहीं कर सकता। कमरे में घुटन देखकर लियोनेल को थोड़ा अपराधबोध हुआ। नए छात्रों के लिए छोड़े गए छात्रावास के कमरे वाकई बहुत बुरे थे। कमरे में छत के पास बस एक छोटी सी खिड़की थी। कमरा मुश्किल से 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। जैसी कि उम्मीद थी, यहाँ हवा का कोई आवागमन नहीं था। लियोनेल को, हालांकि उसे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन उमस और गर्मी का उस पर कोई असर नहीं था। इसलिए उसे अंदाजा भी नहीं था कि कमरा इतना असहज हो रहा था। लियोनेल ने पहले कभी संसाधनों के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उस पल आईना को कभी भी कष्ट न सहने देने का विचार उसके दिल में फिर से पनप गया। वह उसकी प्रेमिका थी, उसकी भावी पत्नी थी, वह महिला जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहता था। लियोनेल की निगाहें ठंडी चमक से चमक उठीं। जो कोई भी उसे ऐसी तकलीफ देना चाहता था, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। ऐसा लग रहा था कि उसे इस जगह से बाहर जाना पड़ेगा। लियोनेल ने हाथ बढ़ाया। एक विचार के साथ कमरे में अग्नि तत्व बल का जमावड़ा बिखर गया। यह एक साधारण सिद्धांत था। ठंड जैसी कोई चीज नहीं होती। मूलतः ठंड तो बस गर्मी का अभाव है। अगर वह आईना को ज्यादा आरामदायक महसूस कराना चाहता, तो यह उतना ही आसान होता जितना कि उसके पास बर्फ बनाने की कोई क्षमता होती। आईना की खुजली तुरंत गायब हो गई, उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान फैल गई। पीक्स की चिंता मत करो।
अगर मैं किसी पीक में शामिल नहीं भी होता तो भी मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे मुझे अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोकेंगे। लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए। तुम फिर से परेशानी पैदा करने जा रहे हो। मैं मुसीबत? क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा लग रहा है जो मुसीबत खड़ी करता है? लियोनेल मुस्कुराया। आयना ने लियोनेल को एक बेरुखी भरी नजर से देखने के लिए अपनी आंखें खोली। लेकिन दुर्भाग्य से लियोनेल को उसे देखने के लिए बस नीचे देखना था, जबकि उसे उसे देखने के लिए अपनी कोहनी पर टिकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लियोनेल की नज़र दो नाजुक गुलाबी उभारों पर पड़ी। जब आयना को पता चला कि लियोनेल कहाँ देख रहा है तो वह बहुत शर्मा गई। हालांकि लियोनेल के होठों के उसके होठों तक पहुंचने से पहले उसे भागने का मौका नहीं मिला। लियोनेल ने आयना को अपने ऊपर खींच लिया। उसके हाथ उसकी मोटी गांड को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसकी उंगलियां उनकी कोमलता में धंस गईं और उसका एक अंग तुरंत ही सावधान की मुद्रा में आ गया। आयना ने अपने चुंबन से खुद को पीछे खींच लिया। उसकी निगाहें पहले से ही कुछ चमकदार हो गई थीं। उद्धरण चिन्ह ... मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया था। क्या तुम नहीं चाहते? हम बाद में खा सकते हैं, लियोनेल ने जल्दी से कहा और लालच से आयना के होठों को फिर से चखने लगा। जैसे ही यह जोड़ा दूसरे राउंड में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ, पूरे संगठन में एक तेज सायरन बज उठा। नहीं, तेज सायरन नहीं, बल्कि एक बड़ी कांसे की घंटी की मधुर ध्वनि। लियोनेल चौंककर उठ बैठा। उसका एक हाथ आयना की कमर पर पूरी तरह से लिपटा हुआ था। उसकी सारी सुरक्षा के बावजूद ऐसी आवाज उन तक पहुंचना संभव नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज कमरे तक नहीं पहुंची थी, बल्कि वह कमरे के बाहर मदरा रही उसकी इंद्रियों को छू रही थी। यही उसकी पहली सुरक्षा पंक्ति थी। पिछली बार थिएट्रिस के साथ जो हुआ था, उसके बाद उसने इसे लगाने का फैसला किया था। जहां तक कमरे तक पहुंचने की बात है, वह एक तेज कंपन था जिसने पूरी इमारत को हिला दिया था। ध्वनि की दिशा। लियोनेल को यकीन था कि यह वैलिएंट हॉल था, लेकिन क्यों? किसी कारण से लियोनेल को डूबने जैसा एहसास हुआ। उसके स्वप्नलोक में चिंगारियां फूट पड़ीं, जो जुड़ने में असमर्थ थीं। क्या गलत? लियोनेल की अचानक हरकत से आयना की धुंधली नजरें साफ हो गईं। तभी उसे कमरे में कंपन का एहसास हुआ, जिससे उसकी भौहें तन गईं। बाहर घंटी बज रही है, लियोनेल ने एक क्षण बाद कहा। घंटी? ओह! आयना को कुछ एहसास हुआ। तुम्हें पता है ये क्या है? लियोनेल की नजर आयना से मिली। तुम्हें भी पता होता अगर। आयना की भौहें और गहरी हो गईं। लियोनेल के प्रलोभनों के कारण वह भूल गई थी, लेकिन हीरो पीक की हरकतों से वह अभी भी बहुत दुखी थी। अगर लियोनेल को पीक में शामिल होने का अधिकार नहीं था, तो इस संगठन की प्रतिभा के स्तर को देखते हुए किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आयना ने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। आयना की बात सुनकर लियोनेल समझ गया। जाहिर है, ये घंटी किसी मीटिंग के लिए बुलाई गई थी। घंटी की आवाज के हिसाब से ये किसी भी तरह की मीटिंग हो सकती थी। जाहिर है, इस मामले में एक पीक दूसरे को चुनौती दे रहा था। ये चुनौती आमतौर पर वार्षिक टूर्नामेंट से इत्र संसाधनों के लिए एक लड़ाई होती थी और केवल तभी होती थी जब दो पीक्स के बीच कोई द्वेष पनप रहा हो जिसे तुरंत सुलझाना जरूरी हो। हालांकि जाहिर है, हमेशा ऐसा नहीं होता था। यह एक तरह की अदालत भी थी जहां किसी पीक के गलत कामों का पर्दाफाश किया जाता था। जब लियोनेल को ये जानकारी मिली तो वह नाराज हो गया, क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं थी। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसने पहले कभी किसी पीक्स में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसे इस तरह निशाना बनाना नामुमकिन था। ये सब बहुत ही उलझन भरा था। क्या मैं सचमुच सिर्फ पागल हो रहा हूं? आयना जाने के लिए बहुत इच्छुक नहीं लग रही थी। इतने लंबे समय के बाद वह लियोनेल के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। अगर एफेस्ट्स न होता तो कम से कम वे साथ साथ ट्रेनिंग तो कर सकते थे, जिससे उसे इतनी ज्यादा लालसा नहीं होती। लेकिन कम से कम अभी तो यह मुमकिन नहीं था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह वैलिएंट हॉट जोन में प्रवेश करने की प्रतियोगिता में शामिल होने के अधिकार के लिए योग्यता अंक जुटाएगी, तो वह लियोनेल के साथ जाएगी। हालांकि आयना को यह महसूस हो गया था कि लियोनेल को इस समय कुछ परेशानी हो रही थी। लियोनेल ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मुझे जाना होगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तकनीकी तौर पर आयना जानती थी कि इस बैठक में पर्वत श्रृंखला के सभी लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। अगर लियोनेल इसे छोड़ना चाहता तो वह छोड़ देती, लेकिन चूंकि वह जाना चाहता था, इसलिए वह चली गई। दंपति ने जल्दी से कपड़े पहन लिए।
क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ? आयना के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उससे समझ भी नहीं आया कि वो क्या पूछ रही है, लेकिन वो सचमुच थोड़ी चिंतित थी। दोनों दिन भर उलझी रही थी और इस समय बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं थी। सौभाग्य से दोनों के शरीर चौथे आयाम में थे, इसलिए उनसे भयानक गंध आने में एक दिन से ज्यादा समय लगा। लेकिन इससे यह बात नहीं बदली कि उस समय आयना के बाल बिखरे हुए थे। लियोनेल हंसा। वह जानता था कि आयना छोटे बाल रखना पसंद करेगी। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने लंबे बाल रखने पर क्यों अड़ी हुई है। लियोनेल के अपने बालों की बात करें तो जिस अजीबोगरीब सामग्री से वे बने थे, उसकी वजह से उनका आकार असाधारण रूप से मजबूत था। वे लचीले तो थे ही, साथ ही उतनी ही आसानी से अपनी जगह पर वापस आ जाते थे। खुद उन्हें भी हैरानी हुई कि वे अभी कितने सीधे थे। हंसना बंद करो, आयना ने मुंह बनाया। मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लियोनेल हंसा। आयना से खंडित घन लेकर उसने उसे पूरी तरह से डुबोने के लिए शुद्ध जल की एक धार छोड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे व्हाइट सिटी के युद्ध क्षेत्र में पाया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे नए छात्रों के परीक्षणों के दौरान इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। इससे पहले कि आयना अब भीगने के बारे में घबरा पाती, लियोनेल ने उसके कंधे को छुआ। अग्नि तत्व बल की एक नियंत्रित धारा ने उसे पूरी तरह से सुखा दिया। शुद्धिकरण जल की क्षमता के कारण केवल बूंदाबांदी ही सामान्य स्नान की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक प्रभावशाली थी। बहुत बढ़िया, लियोनेल मुस्कुराया। चलो चलें। जैसे ही आयना ने अपना मुखौटा पहना, लियोनेल का हाथ पकड़ लिया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अल्पविराम। जगह थी वैलिएंट हॉल। वैलिएंट हॉट माउंटेन के न्याय के प्रतीक के रूप में ये स्पष्ट था कि किसी भी तरह की दुश्मनी का निपटारा यहीं होगा। हॉल के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा खुला मैदान था जो लियोनेल के अंदाजे से कुछ फुटबॉल के मैदान जैसा लग रहा था। लेकिन वहां घास के बड़े मैदान की बजाय बड़े बड़े पत्थर के चबूतरे थे, जिनमें से हर एक के चारों कोनों पर एक ऊंचा खंभा लगा हुआ था। उस समय लोगों के झुंड आपस में फुसफुसाते हुए अंदर आ रहे थे। किसी अजीब वजह से कोई भी ज्यादा शोर मचाने का इरादा नहीं कर रहा था। चोटियों के बीच आखिरी चुनौती को शुरू हुए कई साल हो गए थे। हालांकि हर बार यह कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ज्यादातर बड़े आयोजन इसी के इर्द गिर्द केंद्रित होते थे। सिर्फ यही बात इतनी शांति का माहौल बनाने के लिए काफी नहीं थी। सच तो यह था कि इसकी असली वजह यही थी कि ऐसी बैठक बुलाने के लिए किसी के पास क्या हैसियत होनी चाहिए। एक आम आदमी संगठन में सभी की उपस्थिति का आदेश कैसे दे सकता था? ऐसा कौन कर सकता था? यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे यहाँ के ज्यादातर लोग ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अखाड़े में प्रवेश करने के बाद सभी 7 धाराओं में बंट गए। विशाल संरचना के चारों ओर स्टैंड की सीटें भी 7 बैठने के खंडों में बटी हुई थीं, और प्रत्येक खंड चौड़ी सीढ़ियों से अलग था। इनमें से प्रत्येक खंड एक अलग शिखर का प्रतिनिधित्व करता था तथा प्रत्येक खंड में हजारों छात्र थे। इसी समय लियोनेल और एना हाथों में हाथ डाले लोगों की भीड़ के बीच प्रकट हुए। हीरो पीक बैठने की व्यवस्था की ओर जाने के बजाय आयना ने अन्य सभी नए छात्रों के साथ लियोनेल के साथ भूतल पर बैठना चुना। जैसे जैसे अधिक लोग आते गए, ये स्थान उतना ही शांत होता गया। छात्रों के बैठने की व्यवस्था बहुत सोची समझी नहीं थी। चूंकि लियोनेल जैसे नए छात्रों को घंटी के महत्व के बारे में बताया ही नहीं गया था, इसलिए जाहिर था कि ज्यादा छात्रों के आने की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर खेल आयोजनों में जमीनी मंजिल के जितना पास हो उतना अच्छा होता है, लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। चौथे आयाम में रहने वालों की दृष्टि की शक्ति इतनी प्रबल थी कि चाहे वे नीचे हो या ऊपर, देखने का अनुभव शायद ही कोई अलग होता। खैर, यह अंतर तो बस कुछ 100 मीटर का ही था। आधार में इस अंतर के कारण अधिक ताकत वाले लोग ऊंचे स्थान पर बैठना पसंद करते थे तथा अपने से नीचे वालों को नीचे देखते थे। यह विशेष रूप से संस्थापक शिखर अर्थात बुजुर्गों के शिखर के पास बैठने की व्यवस्था के लिए था। जहां हर दूसरे शिखर पर एक बड़ा, लगभग शंकु के आकार का बैठने का खंड था, वहीं फाउंडिंग पीक एकमात्र ऐसा खंड था जिसमें बिल्कुल पास से लेकर बिल्कुल दूर तक सीटों की कोई श्रृंखला नहीं थी, बल्कि उनके बैठने की व्यवस्था के पूरे निचले हिस्से को पत्थर की पट्टियों से सुसज्जित किया गया था, जिससे बैठने के लिए सबसे ऊपर बस एक छोटा सा खंड बचा था। परिणामस्वरूप फाउंडिंग पीक में केवल 5 पंक्तियां ही थीं, जबकि अन्य सभी बैठने वाले खंडों में लगभग 100 पंक्तियां थीं। इतने भव्य प्रदर्शन के बीच शुरुआत में ज्यादातर लोगों ने लियोनेल और आयना पर ध्यान नहीं दिया।
यहाँ तक कि जिन लोगों ने पोस्टरों में लियोनेल को पहचाना या उसके बगल में नकाबपोश लड़की पर हीरो पीक का चिन्ह देखा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। ये स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाएं। कोई भी इस समय हंगामा खड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। अल्पविराम। हीरो पीक के स्टैंड्स में एक ऐसा घमंड था जो बाकी चोटियों में बिल्कुल नहीं था। जब कोई शिखर पर खड़े होने का आदी हो जाता है तो ये स्वाभाविक ही होता है। अब तक हीरो पीक के छात्रों का घमंड उनकी हड्डियों में समा चुका था। उनके बैठने के खंड के शीर्ष के पास पैर रखने की जगह बढ़ गई और कुर्सियां अधिक आरामदायक हो गईं। दूसरी सबसे ऊंची पंक्ति में बुजुर्गों का एक समूह मिल सकता था। ये शिखर विशिष्ट बुजुर्ग थे और आमतौर पर इनका काम ये सुनिश्चित करना होता था कि शिखर स्थल पर व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ न जाए। लेकिन इसी विवाद में एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह हीरो पीक सेक्शन को लगातार देख रही थी और वहां आए हर छात्र पर नजर रख रही थी, लेकिन उसे उस व्यक्ति की हल्की सी भी झलक नहीं मिली जिसे वह ढूंढ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच किसी मिशन पर गए हो? तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो, मैग्नारेल? मैग्नारेल ने उस बुजुर्ग की ओर देखा जिसने उससे बात की थी। उसकी भौहें कम नहीं हुई। ऐना एक दिन से ज्यादा समय से दिखाई नहीं दी है, लेकिन गायब होने से पहले उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैंने उस लड़की से पहले ही कह दिया था कि वो कहीं बाहर जाकर कोई मिशन न करे। इतनी दुबली पतली जवान औरत के लिए उस क्रूर कुल्हाड़ी का क्या फायदा? उसे लैब में ज्यादा समय बिताना चाहिए। जिस बुजुर्ग ने केवल बेकार की बकबक के लिए यह बात कही थी, उसने मैग्नारेल को अजीब नजरों से देखा। ये वैलिएंट हॉट माउंटन था। वे अपने गौण व्यवसायों के लिए नहीं जाने जाते थे। अगर ऐसा न होता तो उनका शीर्ष फोर्स क्राफ्टर कम से कम 5वें आयाम का T1 होता। छात्र यहाँ युद्ध सीखने आते थे, शिल्प या मनगढ़ंत रचनाएं सीखने नहीं। यदि इस सेना में इतनी प्रतिभा होती कि यह मैग्नारेल उसे ढूंढते हुए अपने बाल नोच लेता, तो यदि वह वास्तव में फोर्सपिल क्राफ्टिंग करना चाहती तो वह यहाँ आने के बजाय किसी भी फोर्सपिल गिल्ड में चली जाती। कहने का तात्पर्य यह था कि किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए ये स्पष्ट था कि आयना अपनी क्रूर युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाते रहना चाहेगी, है ना? इसके अलावा उसने जो सुना था उसके अनुसार यह आयना हीरो पीक पर पहले से ही काफी प्रसिद्ध थी, और यह निश्चित रूप से उसकी फोर्सपिल क्राफ्टिंग के लिए नहीं था। लेकिन ये बुरा आदमी मैग्नारेल से ऐसी बातें कहने से बेहतर जानता था। सब जानते थे कि यह औरत कितनी पागल है। इसके अलावा हीरो पीक में मिलने वाले सबसे बेहतरीन खाने पर भी उसकी पकड़ थी। कोई भी अपने शेफ की बुराई नहीं करना चाहता था जब तक कि वह सचमुच मरना न चाहता हो। बेशक मैग्नारेल को अभी भी इन सब बातों की जानकारी थी, लेकिन आयना तो बस बहुत ही प्रतिभाशाली थी। उसने लगभग हर चीज जो सिखानी थी वो उसने सिर्फ 1 महीने में ही सीख ली थी। एक नौसिखिया होने के बावजूद तकनीक में वह Tier 7 या 8 फोर्सपिल क्राफ्टर को टक्कर दे सकती थी। बस उसका बुनियादी ज्ञान बहुत कम था। जब भी वह लड़की कोई पागलपन भरा काम करती थी जिसके बारे में मैग्नारेल ने सोचा था कि कोई भी समझदार फोर्सपिल क्राफ्टर ऐसा कभी नहीं करेगा, तो न केवल ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमेशा काम कर जाता था, बल्कि जब मैग्नारेल ने स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाला तो आयना हमेशा कहती थी कि यह सिर्फ एक भावना थी। इस तरह की क्षमता, इसे युद्ध में कैसे बर्बाद किया जा सकता है? अपनी ही बकवास से परेशान होकर मैग्नारेल ने भीड़ पर फिर से नजर दौड़ाई तो अचानक उसे एक ऐसा मुखौटा दिखाई दिया जो उसे बहुत जाना पहचाना लगा। दिक्कत ये थी कि ये मुखौटा हीरो पीक की सीटों के आसपास भी नहीं था। आखिरकार अपनी प्यारी आयना को पाकर मैग्नारेल ने राहत की सांस ली। लेकिन ये देखकर कि वह भी एक लड़के का हाथ पकड़े हुए थी, वह स्तब्ध रह गई। मैग्नारेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया हो, मानो वह अपनी बेटी को किसी दूसरे घर की ओर उड़ते हुए देख रही हो। मुझे मत बताओ कि वो एक लड़के के लिए इतने समय तक गायब रही, और वो भी एक नए छात्र के लिए जिसने 2 महीने बाद भी पीक में प्रवेश नहीं किया है। मैग्नारेल को ऐसा लगा जैसे उसे धमनी विस्फार हो गया हो। लेकिन अपनी बड़ी हैसियत के बावजूद न सिर्फ उसमें यहाँ कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि तभी फाउंडिंग पीक के बैठने वाले हिस्से के नीचे रखे पत्थर के स्लैब हिलने लगे। पूरे मैदान में एक गहरी शांति छा गई। जल्द ही पत्थर की गड़गड़ाहट थम गई और एक चबूतरा दिखाई दिया। इस चबूतरे पर एक चबूतरा बना हुआ था जिसके पास कुछ आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलकर आ रही थीं। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। वहां 2 व्यक्ति थे जिनमें से एक को उसने आसानी से पहचान लिया। अफेस्तुस।
उसकी लंबी बाहें, उसका भयानक हाव भाव, उसका असंभव रूप से गठीला शरीर, यहाँ तक कि उसकी दांतों वाली मुस्कान भी। लियोनेल सब पहचान गया। हीरो पीक, वे क्या कर रहे थे? वह युवक जिसे लियोनेल पहचान नहीं पाया था, आगे बढ़ा। उसकी लंबाई एफेसस से एक सिर कम थी और शक्ल सूरत भी साधारण थी। वह देखने में जरा भी खास नहीं लग रहा था, फिर भी एफेसस ने उसे रास्ता दे दिया। युवक मंच पर आया, उसकी निगाहों में जरा भी भाव नहीं था। बिना किसी परिचय के उसकी नीरस आवाज बोलने लगी। हम हीरो पीक के लोग यहाँ चुनौती देने आए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से और बिना किसी जल्दबाजी के कहा। बैठने वाले हिस्से में तनाव फैल गया। हर कोई इधर उधर देखने लगा, निशाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में किसी ने किसी बड़े संघर्ष के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वे अलग अलग चोटियों की प्रतिक्रिया से यह पता लगाने की उम्मीद कर रहे थे कि संभावित शिकार कौन हो सकता है। लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं देखा कि हर पीक के लिए प्रतिक्रिया एक जैसी थी। तभी उस सीधे सादे युवक ने ऐसे शब्द बोले जिससे सारा वातावरण खोखला हो गया। हम वैलिएंट हॉल को उनके सभी गलत कार्यों के लिए चुनौती देते हैं। वे अब वैलिएंट हॉट माउंटेन के शांति रक्षक के रूप में अपने सिंहासन के लायक नहीं हैं और उन्हें वापस शिखर पर पदावनत किया जाना चाहिए। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या उसने गलत सुना था? उसका हाथ आयना के हाथ पर थोड़ा और कस गया। उसे अभी भी अपनी चिंताओं का जवाब नहीं मिला था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा है। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसकी परवाह क्यों थी, या शुरुआत में उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उदास है। वैलिएंट हॉल उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। जिसकी उसे सचमुच परवाह थी, वह उसका हिस्सा नहीं था। दरअसल उसने सिर्फ 2 सदस्यों से ही बातचीत की थी। एक थी सेल, जिसके साथ उसका रिश्ता थोड़ा पेचीदा था। उनकी गलतफहमी दूर होने के बाद उसे उससे नफरत तो नहीं रही, लेकिन उसके मन में उसके लिए कोई खास भावनाएं भी नहीं थीं। ज्यादा से ज्यादा वे बस जान पहचान वाले थे जिनकी शुरुआत गलत हुई। दूसरा था गेरसन। हालांकि उसने लड़ाई के बाद से उसे नहीं देखा था, लेकिन इसे एक नकारात्मक रिश्ता माना जा सकता है। कहने का मतलब यह था कि लियोनेल को वैलिएंट हॉल के साथ जो हुआ उसकी जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए। दरअसल उसे इतनी कम परवाह करनी चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक होता तो वो अपने और आयना के अकेलेपन के पलों में वापस जाने के लिए इतना बेताब होता कि शायद इसी पल वहां से चला जाता। और इसके साथ जो भी प्रतिक्रियाएं आईं, उनकी परवाह उसे क्यों करनी चाहिए? ये सब तो इन मामलों का सिर्फ एक पहलू था। दूसरा पहलू तो ऐसा था जिसे समझना उसके लिए और भी मुश्किल लग रहा था। वैलिएंट हॉल को शिखर तक कैसे पहुंचाया जाए? यदि संगठन को इस तरह से संरचित किया गया था कि वैलिएंट हॉल एकमात्र तटस्थ पक्ष था, एकमात्र पक्ष जो विवादों को सुलझा सकता था, एकमात्र पक्ष जो व्यवस्था बनाए रख सकता था, तो हीरो पीक अनिवार्य रूप से वैलिएंट हॉट माउंटेन के पूर्ण पुनर्गठन की मांग कर रहा था। क्या यह संभव था? क्या इसकी अनुमति थी? इसका जवाब सिर्फ हाँ ही हो सकता था। लियोनेल को यकीन नहीं था कि हीरो पीक इतना बेवकूफ होगा कि कोई ऐसी बात प्रस्तावित करे जो संभव ही न हो। लियोनेल को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि हीरो पीक और वैलिएंट हॉल के बीच कुछ प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन उनके संगठन का नया सदस्य होने के नाते उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये मामले उतने छोटे नहीं थे जितना उसने कभी सोचा था। युवक बिना विचलित हुए बोलता रहा, मानो वह भीड़ के सदमे को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। हाल के वर्षों में वैलिएंट हॉल ने हमारे संगठन के मामलों के परिणामों को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व शक्ति हासिल की है। कथित तौर पर तटस्थ होने के बावजूद उनके अपने पूर्वाग्रह साफ दिखाई देते हैं और वे इस हद तक भ्रष्ट हो गए हैं कि वे खुद को अचूक मानने लगे हैं। 2 साल पहले मेरे हीरो पीक ने हमारे वैलिएंट हॉट माउंटेन को निराशा के कगार से निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक योजना प्रस्तावित की थी। लेकिन इस योजना का शांतिपूर्वक विश्लेषण करने के बजाय वैलिएंट हॉल ने हमारी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। पहले मुझे लगता था कि शायद हम गलत थे। हमने जो योजना बनाई थी वह वाकई महत्वाकांक्षी थी, और हालांकि हमारा दिल सही था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इतने लंबे समय के बाद यथास्थिति को बदलना सभी के लिए कष्टदायक होगा। हालांकि वैलिएंट की हरकतों ने मेरे दिल को ठंडा कर दिया है। अब तक वैलिएंट हॉल के सदस्यों को सारी हलचल के बारे में पता चल चुका था। अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए आमतौर पर वैलिएंट हॉल के कुछ ही सदस्य इस आयोजन में आते थे। हालांकि वे अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, बल्कि जिन लोगों ने उस युवक के बोलने के लिए यह मंच खोला वे ही वैलिएंट हॉल के एकमात्र सदस्य थे जो वहां मौजूद थे। जब उन्होंने उस युवक की बातें सुनी तो वे घबराए बिना कैसे रह गए।
उन्होंने भी बाकी सब की तरह यही सोचा था कि यह किसी और चोटी को निशाना बनाएगा। अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ये बहादुर चोटी होगी या शायद सम्मान की चोटी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह कोई चोटी नहीं है। यह अजीब लग सकता है। अगर वेलिएंट हॉल यहाँ किसी ठोस क्षमता में ना होता तो ये चीजें कैसे तय होती? जवाब दो स्तरों पर आया। पहला, भीड़ केवल उन नए छात्रों को छोड़कर जिन्होंने अभी तक किसी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, प्रस्तुत तर्कों की वैधता पर मतदान करेगी। जब तक लगाए गए दावों को बहुमत से स्वीकृति मिल जाती, अंतिम परिणाम युद्ध द्वारा तय किया जाता। जो भी लड़ाइयां होती थीं, उन्हें संगठन में शांति बनाए रखने के लिए युवाओं तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मुद्दा भी आया। अब तक अगर हर कोई यह नहीं जानता था कि यह युवक कौन है, तो वे बहुत मूर्ख होंगे। ये युवक अपने आप में एक किंवदंती था। वेलिएंट हॉल पर्वत का सबसे शक्तिशाली युवक, एक ऐसा युवक जो जल्द ही एक ऐसा पुरुष बन जाएगा जो वेलिएंट हॉल पर्वत के मुखिया को भी मात दे सकता है। अपने सादे रूप के बावजूद, अपने धीमे शब्दों या एकरस भाषण के बावजूद, यहाँ तक कि अपने अपेक्षाकृत छोटे कद के बावजूद, वे वेलिएंट हॉट माउंटेन के सबसे सम्मानित छात्र थे। हीरो रेलियन, उसे हराने के लिए युवा पीढ़ी का कोई और सदस्य ढूंढना, क्या यह मजाक था? हीरो पीक के आगे आते ही यह मामला लगभग खत्म हो गया। जब तक उनके सबूत पुख्ता थे, वेलिएंट हॉल के पास कोई मौका नहीं था। लेकिन सवाल ये था कि क्या पर्याप्त सबूत मौजूद थे? इस बैठक को बुलाने का उनका साहस इस बात का संकेत था कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ था। और जिस क्षण रेयान ने इन मामलों पर बोलना शुरू किया, ठीक उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना सच था। रेलियन ने हाथ बढ़ाया। उसका मतलब समझते हुए अफेस्ट्स ने तुरंत एक स्क्रॉल थमा दिया। बिना किसी शोर शराबे के इसे खोलते हुए रेलियन ने स्क्रॉल के सिरे को जमीन पर टकराने दिया। उसकी हरकतें बिना किसी नाटकीयता और जल्दबाजी के लग रही थीं, लेकिन जो कोई भी मानव मनोविज्ञान को समझता था, वह समझ सकता था कि यह रेलियन कितना भयानक था। लियोनेल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आयना ने जरूर दिया। उसकी नजरें और भी ठंडी होती गईं, शुरू से आखिर तक रेलियन से हटी ही नहीं। उस पल ये कहना मुश्किल था कि लियोनेल क्या सोच रहा था। वेलिएंट हॉल संसाधन प्रतियोगिताओं में भाग लिए बिना ही छात्रों के लिए आवंटित संसाधनों का 20% उपयोग करता है। उद्धरण चिन्ह ... वेलिएंट हॉल में पिछले 6 महीनों में ही भ्रष्टाचार के 793 मामले सामने आए हैं, जब से हमने इस पर नजर रखना शुरू किया है। केस 1, छात्र एडेरल, योग्यता अंकों के गबन का दोषी। केस 2, छात्र जेरोन, योग्यता अंकों के गबन का दोषी। केस 3, छात्रा फेयनोर, मेरिट अंकों के गबन की दोषी। उद्धरण चिन्ह ... केस 7, छात्र रेन, योग्यता अंकों के बदले एहसान लेने का दोषी। केस 8, छात्र एनकास, योग्यता अंकों को एहसान के बदले देने का दोषी। केस 11, छात्र मोर्गो, यौन संबंधों के बदले में योग्यता अंक हासिल करने का दोषी। एक नीरस गूंज की तरह रेलियन ने पिछले 6 महीनों की सारी घटनाओं की सूची बनानी शुरू कर दी। कहानियां इतनी विस्तृत थीं कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये झूठी हैं। हालात और भी बदतर हो गए जब वेलिएंट हॉल के ये लोग अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं थे। रेलियन जितना ज्यादा बोलता गया, हालात उतने ही ज्यादा दमनकारी होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर ऐसा किया हो और सबसे मामूली अपराधों को तेजी से बिगड़ते अपराधों से पहले रखा हो। शोषण, चोरी और यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न और हिंसा के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया, जिससे कई लोग असमंजस में पड़ गए और आधे लोग सचमुच असहज हो गए। केस 22, छात्र सैलो, दोषी। केस 31, छात्र किर्स, दोषी। केस 47, शिक्षक। जैसे ही रेलियन ने शिक्षक शब्द कहा, मानो पूरा अखाड़ा मानो हवा से भर गया हो। यह उस तरह की हवा नहीं थी जो किसी क्षीण होते गुब्बारे से आती है, बल्कि उस तरह की हवा थी जो बम गिरने के बाद के सेकंड में महसूस होती है। ऐसी हवा जिसमें दुनिया अपनी ध्वनि, रंग और एहसास खो देती है, और फिर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और एक कर्कश धमाके ने इंद्रियों पर हमला कर दिया। अब तक रेलियन ने छात्रों के अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया था। हालांकि ये मामले गंभीर थे, खासकर क्योंकि उनमें से कई ऊंचे पदों पर थे, फिर भी लगा कि इस मामले को आसानी से निपटाया जा सकता है। कम से कम अगर सिर्फ युवा ही भ्रष्ट होते तो मामला आसानी से निपट जाता। लेकिन जैसे ही रेयान ने इसके विपरीत कहा, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। उद्धरण चिन्ह ... अर्नला, निजी ट्यूशन छोड़ने और बदले में कुछ भी नहीं पाने के बावजूद छात्रों के मेरिट अंक चुराने की दोषी है। केस 48, छात्र निगे, दोषी।
केस 49, छात्र दोषी। केस 50, शिक्षक वेन दोषी। कोई राहत नहीं मिली। शिक्षकों के नाम, यहां तक कि प्रसिद्ध शिक्षकों के भी एक के बाद एक पुकारे जाने लगे। यह विस्तृत कहानियों का एक निरंतर आक्रमण था, जो एक ऐसी आवाज में सुनाई दे रही थी जो कम जीवंत नहीं हो सकती थी, लेकिन इससे आत्मा पर और भी गहरा आघात पहुंच रहा था। केस 102, शिक्षक लुजो दोषी। रे लियन के शब्द अंतहीन थे। जब तक वह 3 अंकों तक पहुंचता, तब तक कई लोगों को एहसास होने लगा कि कुछ नाम ज्यादा बार दिखाई देने लगे हैं। जबकि शुरुआत में एक नाम सिर्फ एक बार ही दिखाई देता था, अपराध जैसे जैसे गंभीर होते गए, उतना ही लगने लगा कि वही लोग उन्हें अंजाम दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। केस 239, छात्र लांसेरिन खुद को समृद्ध करने के लिए धोखाधड़ी वाले मिशन पोस्ट करने का दोषी। केस 243, छात्र लांसेरिन दोषी। केस 331, शिक्षक ड्राइंग बिना उचित शिक्षा दिए शिष्यों को श्रम के लिए इस्तेमाल करने के दोषी। केस 334, शिक्षक ड्राइंग दोषी। केस 549, शिक्षक पोल। केस 561, शिक्षक पोल। उद्धरण चिन्ह। केस 792, शिक्षक इंसन वेलियंट हॉल का सामान व्यापारियों को बेचने का दोषी। उसके कृत्य के बारे में उसकी एक छात्रा को पता चल गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उद्धरण चिन्ह। केस 793, शिक्षक इंसन घोर लापरवाही के दोषी। हमारे कट्टर दुश्मन ओरिक्स जनजाति के विरुद्ध एक अभियान में उनके निर्णयों के कारण हमारे बहादुर हृदय पर्वत के 14 प्रतिभाशाली लोगों की मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति को रिश्वत देकर चुप करा दिया गया और उसे अकल्पनीय अपमान सहना पड़ा। सेल लियर्स। लियोनेल की नज़र अब तक रेलियन में छेद कर चुकी थी। सेल का नाम सुनते ही यह और भी बदतर हो गया। उसे उस औरत की परवाह नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस संदर्भ में उसका नाम सुनना चाहता था। यदि रेलियन ने जो कहा वह सच भी हो, तो भी पीड़ितों के नामों को इस तरह से हथियार बनाना अत्यंत घृणित है तथा इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रेलियन ने शांतिपूर्वक अपना स्क्रॉल लपेटा और इस तरह समय लिया जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। इस समय तक वैलियंट हॉल के कई सदस्य अखाड़े में घुस आए थे, लेकिन बैठने की जगह न होने के कारण वे द्वंद्वयुद्ध के मंच पर ही खड़े रह सकते थे और रेलियन को घूरते हुए उनकी निगाहें क्रोध से जल रही थीं। उनमें से एक जानी पहचानी शख्सियत थी साइल। उसकी आभा इतनी भारी थी कि उसके चारों ओर एक चौड़ी जगह बन गई थी। सब जानते थे कि अगर कोई लड़ाई होगी तो वही लड़ेगी, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसने रेलियन को इसी वक्त टुकड़े टुकड़े न करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी हो। मैंने कई नाम गिनाए हैं अब तक, वे शायद आपके दिमाग में इस हद तक उलझ गए होंगे कि उनके अपराध अर्थहीन हो गए होंगे। सच कहूं तो मैं पीड़ितों के कष्टों और परेशानियों को इस तरह उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया। यही वह बात थी जिसने मुझे ये समझाया कि वैलियंट हॉल को अब न्याय का मध्यस्थ बनने का कोई अधिकार नहीं है। रेलन पूरी तरह से अविचलित होकर बोलता रहा। 6 महीने पहले टेरन नामक एक छोटे से चौथे आयाम वाले विश्व में स्थित एक बहादुर शहर ने 3 शिष्यों को स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी गुजरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सम्मान या आदर किया जाए। इन 3 शिष्यों में से केवल एक ही वास्तव में आवश्यक परीक्षणों से गुजरा और हमारे पक्ष में खड़े होने का अधिकार अर्जित किया। जहां तक अन्य 2 का प्रश्न है, उन्हें पिछले दरवाजे से अंदर आने दिया गया। भीड़ में एक बड़बड़ाहट सी फैल गई, लेकिन रेलियन ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सचमुच एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। ईर्ष्या या द्वेष के कारण ये तीसरा शिष्य, जिसे हमारा भाई बनना चाहिए था, हमारे पर्वत पर कदम रखने का मौका मिलने से पहले ही इन 2 शिष्यों में से एक द्वारा मार डाला गया। हमारे खोए हुए भाई का नाम अनारिड कैफिर है, हम उसके नुकसान पर शोक व्यक्त करें। भीड़ चुप हो गई, उनके दिलों में दुश्मनी उबल रही थी। दुर्भाग्य से ये तो बस शुरुआत है। हमारे योग्य भाई का हत्यारा अभी 2 महीने पहले ही हमारे दरवाजे पर आया था। अपनी ऊंची हैसियत बनाए रखने के लिए उसने हमारे रीति रिवाजों और अपने वरिष्ठों का अनादर किया, यहां तक कि हमारे खजानों और हथियारों को कचरा कहने तक की हद तक। अंतिम परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे 3 साथी भाई एक पेड़ से लटके हुए खून से लथपथ होकर मर गए। और आप पूछ सकते हैं कि वैलियंट हॉल ने क्या किया। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के डर से मामले को दबा दिया गया और नजरअंदाज कर दिया गया। काश हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। बदले में हमारे भाइयों ने वही किया जो हम कर सकते थे।
चूंकि हम इतने प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए हम केवल उसका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन हमारे उद्धार के एकमात्र मार्ग को अपनाए जाने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद वैलिएंट हॉल ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया, न केवल किंग ऑफ ओरेसवुड के विनाश की अनुमति दी, बल्कि हमारे पोस्टर भी हटा दिए और हमारे दिलों को दबा दिया। रेलियन ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई, उसकी नजर भी भावहीन थी। हालांकि यह अंतिम मामला था जिसने वैलिएंट हॉल में मेरी आशा की अंतिम किरण को तोड़ दिया। जिनके लिए लड़ना चाहिए था उनके लिए लड़ने के बजाय वैलिएंट हॉल ने इस आदमी को खुश करने की कोशिश की। एक प्रतिष्ठित गुट का हिस्सा न होने के बावजूद और क्राफ्टिंग के बारे में थोड़ी सी भी समझ के बिना भी, यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहने की हिम्मत की थी कि टीएस7 का खजाना कचरे के अलावा कुछ नहीं है। वैलिएंट हॉल के इशारे पर उसे गोल्डन एक्सचेंज सूची में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। न केवल इस आदमी को चरम सीमा तक संतुष्ट किया गया, बल्कि उसके तथाकथित शिल्प के कारण हमारे 7 और भाइयों की मृत्यु हो गई। माहौल शांत था, पर साथ ही उबलता भी लग रहा था। अब तक सैल की गति भी मानो थम सी गई थी, उसका गुस्सा ऐसा लग रहा था मानो उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। मैं इस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा। आप में से कुछ लोग उसे जानते हैं, कुछ नहीं। लेकिन उसका नाम इतना घिनौना है कि मैं उसे अपने मुंह से भी नहीं बता सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वैलिएंट हॉल का अत्याचार आज ही समाप्त हो जाएगा। मैं, रेलियन रेनलेथ, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेलियन ने अपनी बात समाप्त की और मंच से नीचे उतर गया। उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही शांत और शांत थी। वे कहते हैं कि इतिहास के सबसे बुरे आंदोलनों का हमेशा एक साझा दुश्मन रहा है। अगर यहूदी कभी अस्तित्व में न होते तो शायद नाजी पार्टी कभी अस्तित्व में ही न आती। ऐसा लग रहा था कि रेयान ने लियोनेल को बिल्कुल वैसा ही बनाने का फैसला कर लिया था। हाँ, मैं बस देर से जागता रहता हूँ, इसलिए अध्याय भी देर से आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी नींद का समय भी कभी पूरा होगा। दूसरा अध्याय जल्द ही आ रहा है। ये वाकई एक जटिल कहानी थी। दरअसल ये तय था कि उसके शब्दों में झूठ का जरा भी अंश नहीं था। हालांकि इसकी व्याख्या के पीछे का सच अलग हो सकता है, लेकिन रेलियन की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। उसने तथ्यों को जरा भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की अपनी सीमा से बाहर कदम नहीं रखा। फिर भी इन दर्शकों को यह नहीं पता था कि रेयान ने अपनी बात सच साबित करने के लिए अपने तथाकथित 10 भाइयों की बलि दे दी थी। वो 3 मंजिल का झाड़ू लगाने वाला लियोनेल पेड़ से लटका हुआ था। लोगों को दूर रखने के लिए उसने उनके चारों ओर जो बलकला बनाई थी, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते ही टिक पाती। चौथे आयाम का अस्तित्व बिना नींद के भी इतना लंबा समय आसानी से जी सकता है, खाने पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा उनकी चोटें इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए थी कि उनकी मृत्यु हो जाए, अन्यथा लियोनेल उन्हें वहां नहीं छोड़ता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लियोनेल को शुरुआती घटना के बाद उन तीनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हीरो पीक ने तो शुरू से ही उन्हें इस कहानी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था। फिर वो 7 लोग थे जिनकी मौत कथित तौर पर लियोनेल के शिल्पों से हुई थी। लियोनेल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता था? रेलियन और हीरो पीक को कब से इस बात की परवाह थी कि उसे पता था या नहीं? सच तो ये था कि काइला और बाकी लोग पिछले एक दिन से भी ज्यादा समय से इस बात को लेकर घबराए हुए थे। हालांकि वे लियोनेल से संपर्क नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसने सारा समय आयना के साथ बिताया था, और अपनी आईना के उलट उसने काइला और बाकी लोगों को उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं बताया था। ये कहा जा सकता है कि पॉलिश्ड ग्लास फैक्शन पलक झपकते ही सबसे ऊंचे से नीचे गिर गया। उनके साथ व्यापार करने की हिम्मत कौन करेगा? उन्हें गोल्डन एक्सचेंज लिस्ट से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। मरने वाले 7 लोग हीरो पीक से थे, इसलिए सामान्य छात्र ऐसे अस्तित्व को ठेस पहुंचाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर वे अगली बार एक बेहतरीन उत्पाद भी बना लेते तो भी किसे परवाह होती? यह मानना ही पड़ेगा कि यह साजिश वाकई खतरनाक थी। शायद सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि इसका निशाना लियोनेल भी नहीं था, वह तो बस एक उपयोगी उत्प्रेरक था। इंसान चीजों के प्रति जल्दी ही संवेदनहीन हो जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की खबर सुनना कभी भी उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि अपने सामने किसी एक व्यक्ति की हत्या होते देखना। यही मानव मनोविज्ञान की सच्चाई थी। रेलियन को लियोनेल की कहानी की जरूरत नहीं थी। उसके बिना भी उसके पास वैलिएंट हॉल को गिराने और वैलिएंट हॉट माउंटेन में वो बदलाव लाने के लिए पर्याप्त सबूत होते जो वह हमेशा से देखना चाहता था। लेकिन लियोनेल की सुविधा इतनी अच्छी थी कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था।
लियोनेल के बिना उसकी योजनाओं का कुछ विरोध तो होता ही, लेकिन हर समय एक ऐसे सार्वजनिक दुश्मन की ओर इशारा करते हुए, जो इस बात का एक काला उदाहरण हो कि क्या हो सकता था, लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान होता। उस पल आईना गुस्से से उबल रही थी। उसके चारों ओर एक खूनी आभा छाई हुई थी, मानो कालेपन से भरा एक लाल कोहरा बन गया हो। हालांकि जैसे ही वह खड़ी होने के लिए आगे बढ़ी, उसने पाया कि लियोनेल उसे हल्के से पीछे खींच रहा है। आयना ने पीछे मुड़कर देखा तो लियोनेल हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न ही कोई रुखाई। दरअसल उसने आईना को उसी प्यार भरी नजर से देखा जो वो हमेशा उसे देता था, मानो इन बातों से उसका जरा भी लेना देना ना हो। लियोनेल कोई मूर्ख नहीं था जो हर छोटी सी बात पर भड़क उठता। अगर एफेस्ट्स और बाकी लोग ऐसा मानते थे तो लियोनेल बस यही कह सकता था कि वे उतने बुद्धिमान नहीं थे जितना वह समझता था। जो कोई भी ऐसा मानता था वह पूरी तरह से गलत था। लियोनेल का नियंत्रण केवल उसकी आयना और उसकी मां से जुड़ी बातों से ही भंग हो सकता था। दरअसल अगर कोई उसके पिता का अपमान भी करे तो भी उसे गुस्सा नहीं आता। ज्यादा संभावना यही थी कि वह किसी और बात की बजाय जोर से हंस पड़ता। उस बूढ़े ने उसे जिंदगी में जो भी सदमा दिया था, उसके लिए उसे कुछ कठोर शब्दों का सामना करना ही था। अब तक लियोनेल शब्दकोश का इस्तेमाल सिर्फ तभी करता था जब उसे बहुत जरूरी हो। वह अपने पिता के मजाक सुनता रहता था। इसके अलावा वह बीज कहलाने और फादर ओवरलॉर्ड की महानता के बारे में सुनकर थक चुका था। ये बहुत कष्टकारी था, लेकिन रेलियन ने आयना का जिक्र शायद ही किया, शायद इसलिए कि वह इतने नाजुक समय में अपने पीक के किसी सदस्य की निंदा नहीं कर सकता था। और जाहिर है उसने अपनी मां का भी जिक्र नहीं किया था। कोई सोच सकता है कि रेलियन की सबसे बड़ी गलती लियोनेल को भड़काना और उसे अपना दुश्मन बनाना था, लेकिन यह सच नहीं था। उसकी सबसे बड़ी गलती लियोनेल को उकसाना और उसे दुश्मन बनाना था। पहले उसे क्रोधित किए बिना एक शांत और संतुलित लियोनेल का सामना। एक ऐसा लियोनेल जिसकी आंखों में गुस्से की बजाय एक मनोरंजक भाव था। साफ था कि हीरो पीक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। लियोनेल ने आईना को अपनी ओर खींच लिया, उसकी जांघों पर हथेली रख दी और उसे आश्वस्त करने के लिए धीरे से दबाया। इसकी चिंता मत करो, लियोनेल ने हल्के से कहा। आयना की छाती गुस्से से धड़क उठी। जाहिर था लियोनेल के कहने भर से वह शांत नहीं हो पाई थी, लेकिन उसकी आंखों में भाव देखकर वह आज्ञाकारी होकर बैठी गई। मतदान प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी कोई कल्पना कर सकता है। सबूतों के अभाव में रेलियन को खारिज करने की कोशिशों के बावजूद वैलियंट हॉल इन मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से असमर्थ था, क्योंकि उसे पहले कभी इस तरह से चुनौती नहीं दी गई थी। बिना किसी सस्पेंस के हीरो पीक ने भारी मतों से अपना मुकाबला जीत लिया। नए छात्र होने के नाते लियोनेल को वोट देने का अधिकार भी नहीं था और वह सिर्फ वैलियंट हॉल के सदस्यों को गुस्से से कांपते हुए देख सकता था। सेल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके कंधे कांप रहे थे। उसे लगा जैसे वो जो कुछ भी बचाने की कोशिश कर रही थी वो सब ढहने वाला था। दरअसल उसके किए गए कदम ने ही सब कुछ चरम पर पहुंचा दिया। वह अपराधबोध, शर्मिंदगी और गुस्से से ग्रस्त हो गई। उसके पास ये सब ठीक करने का बस एक ही मौका था। रेलियन, यहाँ नीचे आओ। वह दहाड़ी, उसकी आभा से पत्थर के मंच पर तेज हवाएं चलने लगीं। बड़ी बहन गेरसन का चेहरा तरह तरह की जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। वह सेल के गुस्से को महसूस कर सकती थी, लेकिन सेल भी जानता था कि यह सब व्यर्थ है। रेलियन को हराना नामुमकिन था। सब जानते थे कि उसकी क्षमता कितनी भयानक थी। अगर उसने जिंदगी में जरा भी शक्ति का प्रशिक्षण न लिया होता तो भी वह एक अजेय शक्ति होती। सेल से यह भार अपने कंधों पर उठाने के लिए कहना उसे आग की दीवार से गुजरने के लिए कहने जैसा था। हो सकता है कि वह यहां से एक भी टुकड़ा लेकर न निकले। रेलियन ने पत्थर से उठते हुए नीचे देखा, उसकी नजरें भी वैसी ही भावशून्य थीं। मानो सेल की चुनौती का उसके लिए कोई मतलब ही न रहा हो। उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अब जबकि लोगों की इच्छा बता दी गई है तो आने वाले युद्ध का संदर्भ भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। भीड़ एक बार फिर शांत हो गई। हाल की घटनाओं से उनकी भावनाएं अभी भी उबल रही थीं। ये हर मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। बहुमत की सहमति के बाद दांव तय होता था। इसी दांव से तय होता था कि क्या बदलाव होंगे और विजेता को क्या लूट मिलेगी। आमतौर पर यह सिर्फ संसाधन आवंटन के प्रतिशत में बदलाव होता, लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। रेलियन ने एक और स्क्रॉल निकाला और उसे अफेसस को सौंप दिया।
दांतों से भरी मुस्कान के साथ अफेस्ट्स ने स्क्रॉल स्वीकार किया और ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। उसके कदम इतने लंबे थे कि वह हवा में लगभग 2-4 हो गया, 20 मीटर से भी ज्यादा नीचे गिरा और उसके पैरों के पंजों पर एक हल्की सी आवाज हुई, मानो कुछ हुआ ही न हो। अफेस्ट्स अपनी गर्दन हिला रहा था, दुनिया की परवाह किए बिना वैलिएंट हॉल के सदस्यों के बीच खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनके हमले का जरा भी डर नहीं था। अच्छा, क्या तुम सब भाग नहीं जाओगे? मुझे एक लड़ाई लड़नी है, अफेस्ट्स ने बड़ी दांतों वाली जम्हाई लेते हुए कहा। अगर अब तक सबको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो वे मूर्ख हैं। खुद आगे आने के बजाय रेलियन ने असल में अपनी जगह अफेस्ट्स को युद्ध के लिए भेज दिया था। इस प्रकार की लापरवाही। इस समय तक सेल की छाती क्रोध से उबल रही थी, लेकिन वह केवल देख सकती थी कि कैसे वैलिएंट हॉल की भीड़ अपेशस को उनके बीच से गुजरने के लिए अलग कर रही थी। अफेस्ट्स ने हल्के से उछालकर उस पुस्तक को एक कटोरे में फेंक दिया। तुरंत ही वह आग के एक खंभे में बदल गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह इस परिणाम के लिए पहले से ही तैयार था। यह तय हो गया है, अफेस्ट्स ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने शरीर को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगा। क्या तुम बेवकूफ अभी भी नहीं जा रहे हो? यहाँ ऊपर सिर्फ 2 लोगों का होना जरूरी है। अफेस्ट्स ने वैलिएंट हॉल के सदस्यों के प्रति जरा सा भी सम्मान नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें अपने उबलते क्रोध के बावजूद बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हम सचमुच इसकी अनुमति देंगे? फाउंटेन पीक सेक्शन के अंदर बुजुर्ग शुरू से आखिर तक बिना कुछ बोले सब कुछ देखते रहे। उन्होंने शुरुआत में युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए वैलिएंट हॉट माउंटेन की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि हीरो पीक ने उस स्क्रॉल के जरिए जो भी बदलाव प्रस्तावित किए थे, वे सिर्फ युवा पीढ़ी के बस की बात नहीं थे। इससे उनकी पुरानी शिक्षाओं की बची खुची झलक भी डूब जाएगी। अगर संगठन के बुजुर्ग यह नहीं बता सकते कि यह सब एक तमाशा था, तो कौन बताएगा? फिर भी, अब भी, जबकि सायल और अफेस्टस एक द्वंद्वयुद्ध में आमने सामने थे, उनमें से कोई भी कुछ करने के लिए आगे नहीं आया। यहां तक कि बोलने वाले बुजुर्ग को भी अपने सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। सालों से वे इसे पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे, लेकिन यही पारंपरिक तरीके उन्हें विनाश के कगार पर ले गए। बहादुर हृदय पर्वत इस समय शांत लग रहा था, यहां तक कि उस हद तक कि वे आराम से आंतरिक कलह के दौर से गुजर सकते थे, लेकिन बुजुर्गों को बेहतर पता था। वे एक मुरझाया हुआ फूल थे जो किसी भी क्षण गिरने को तैयार था। शायद 10 साल बाद वे अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे, लेकिन रेलियन आशा की किरण था। भले ही उसके तरीके छलपूर्ण और क्रूर थे, आयामी पद्य का कौन सा भाग शुद्ध था? शायद इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कौन जाने, शायद यह नई व्यवस्था उनके लिए कोई आश्चर्य लेकर आए। हो सकता है इस नई व्यवस्था के साथ वे राख से उठकर कुछ महान बन सकें। कौन जाने ये बुजुर्ग सही थे या नहीं, लेकिन सच तो यही था कि बिना साहस वाला संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सेल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके चारों ओर की हवा कांपती रही। अफेस्ट्स ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसका सामना किया, उसकी पीठ अभी भी झुकी हुई थी और उसकी मुद्रा बहुत ही खराब थी। लेकिन कोई भी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति उसके चारों ओर बन रहे पार्श्विक आभामंडल को लगभग देख सकता था। वह एक ऐसे जानवर की तरह लग रहा था जो अपनी जंजीर को खींच रहा हो, और जो सलाखें उसे जकड़े हुए थीं, बस टूटने ही वाली थीं। ये वह क्षण था जब उसकी गति चरम पर पहुंच गई और वह अचानक हिल गया। उसका सिर जमीन की ओर झुका हुआ था, पैर फैला हुआ था। उसका शरीर उस तरह लचीला लग रहा था जैसा होना नहीं चाहिए। उसकी हरकतें इतनी फुर्तीली थीं कि किसी इंसान में नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे हवा का एक झोंका छोड़ा गया, हवा का एक उछाल तेजी से आगे बढ़ रहा था, मानो वह उस स्थान को भरने का प्रयास कर रहा हो जिसे उसने अभी अभी खाली किया था। पलक झपकते ही वह सायल के सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा अभी भी उबल रहा था, उसकी मुट्ठियां अभी भी इतनी कसी हुई थीं कि उसके नाखूनों पर टपकते खून की परत सी उभर आई थी। अफेस्ट्स की लंबी टांगें आगे की ओर मुड़ गईं, उसकी दुबली पतली बाहें उसके शरीर को कसती गईं। इस अचानक बदलाव से उसके कूल्हों का बल आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई सांप उसके पैर पर नहीं, बल्कि उसके सिर पर झपट रहा हो। ऐसा लग रहा था कि इस तरह के प्रहार से उसका सिर पूरी तरह से धड़ से अलग हो जाएगा। तभी सेल अंततः हिली, उसका क्रोध फूट पड़ा। टकराना। उसने अपनी दोनों बाहें अफेसिस के पैर के रास्ते में रख दी, तेज हवाओं के कारण उसके बाल उड़ने लगे और उसके गाल भी थोड़े विकृत हो गए।
ऐसा लग रहा था जैसे दो स्टील प्लेटें आपस में टकरा गई हो और कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। सेल ने अफेसिस के पैर को पकड़ लिया, उसकी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं। ये लड़ाई वाकई उसके लिए अपमानजनक थी। वेलिएंट हॉल की एक प्रतिष्ठित युवती को एक चोटी के एक मामूली उपनेता से लड़ने के लिए इतना नीचा समझा गया था। इस तरह का अपमान कोई मामूली बात नहीं थी, और इसके पीछे की भयावह साजिश तो और भी भयानक थी। उसे जीतना जरूरी था, उसे जीतना ही था। सेल की निगाहें रक्तरंजित हो गईं, उसका क्रोध अंततः चरम पर पहुंच गया। वह दहाड़ उठी, उसकी गोरी त्वचा पर खिलते फूलों के नीले टैटू उभर आए। उसकी कलाइयों पर नाजुक नीली लिली की पंखुड़ियां उग आईं और उसके बाल लंबे होकर लंबी, लहराती लताओं में बदल गए। ऐसा लगा जैसे एक क्षण में ही युद्ध का मंच इन गहरे नीले हरे लताओं से ढक गया था, जिनमें से प्रत्येक पर फूलों की बड़ी बड़ी लताएं खिली हुई थीं। सेल का नाजुक खुला पेट, उसके कमजोर कंधे, यहां तक कि उसके प्यारे गाल भी इन टैटू से ढक गए। फिर भी उसकी शक्ल बिगाड़ने के बजाय ये उसे एक अनोखा रूप दे रहे थे। ये वैसा ही एहसास था जैसा किसी अजनबी चीज को देखते समय होता है। सेल की आंखों में आए बदलाव ने इस एहसास को और भी गहरा कर दिया। उसकी भूरी आंखें चमकीली नीली हो गईं, उसकी पुतलियां 6 पंखुड़ियों वाले फूल के आकार में बदल गईं। जो भी सेल को जानता था वह जानता था कि वह पूरी ताकत से काम कर रही है। सेल की निगाहें चमक उठी, उसकी फूल जैसी पंखुड़ियां एक एक पंखुड़ी घुमा रही थीं। उसी क्षण, इससे पहले कि अफेस्टस अपना पैर हटा पाता, उसकी छाती पर एक टैटू उभर आया। खिलखिलाते हुए अफेसिस अंततः पीछे हटा, लताओं के जाल के बीच से कूदता हुआ और उनके कोड़ों से बचते हुए उसने अपनी छाती पर बने टैटू को छुआ। हो, कितना उत्सुक! अफेस्टस को लगा कि उसका शरीर थोड़ा सुस्त हो गया है, मानो उसकी शक्ति का संचार धीमा हो गया हो। वह अचानक नीचे झुका, अपने सिर के पिछले हिस्से पर लटकी एक बेल को चकमा देते हुए। जब तक उसने ऊपर देखा, सेल फिर से उसके सामने थी, उसकी हरकतों पर उसके बेहुदे लंबे बालों का जरा भी असर नहीं था। उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे अफेस्टस को घुटने से रोकना पड़ा। उसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वह उसके चेहरे से मुस्कान मिटाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। ओह, बड़ी छाती वाली सुंदरी, इसके बाद तुम्हारी आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही हैं। सायल ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी मुट्ठियां बरस रही थीं। उसकी कलाइयों के चारों ओर की पंखुड़ियां अचानक अलग हो गईं, और उसकी उंगलियों के चारों ओर तीखे ब्लेडों का एक मुकुट सा बन गया। अफेसिस की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी पीठ पीछे की ओर झुक गई, जब तक कि उसकी हथेलियां जमीन को नहीं छू गईं। उसके धड़ की मांसपेशियां खींच गईं और ऐंठ गईं, उसके पैर सेल की ठुड्डी की ओर उठ गए। लेकिन नाजुक त्वचा से मिलने के बजाय उसे अपने रास्ते में लताओं का अवरोध मिला। बचने में असमर्थ, उसकी तेज किक रास्ते में ही रुक गई। जब वे आपस में टकराए तो हवा जोर से हिल गई, लेकिन इस बार अफेस्टस इतनी आसानी से अपना पैर छुड़ा नहीं सका। बैलें उसके टखने के चारों ओर लिपट गईं और उसे ऊपर हवा में उठा लिया। उस पल मानो सेल हवा में चल रही हो। उसकी कलाइयों के इर्द गिर्द बनी वही पंखुड़ियां उसके टखनों के इर्द गिर्द बन गईं और जमीन में धंसते हुए उसके पैरों को सहारा दे रही थीं। उन्हें आवश्यक गति और आधार प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हुए सेल की भुजाएं मुड़ी हुई थीं, उसकी पीठ शक्ति से धड़क रही थी, क्योंकि उसने लटकते हुए अफेस्टस की ओर एक मुक्का मारा था। हे, कितना दिलचस्प है! उल्टा लटका हुआ अफेस्तुस ऐसा लग रहा था मानो अभी भी पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। उसकी हथेलियां उलट गईं, जिससे 2 खंजर प्रकट हो गए। प्रत्येक मूर्ति 3/4 फुट लंबी थी, जो डूबते सूरज के नीचे चमक रही थी। क्लैंग, 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 खंजर और सेल की ब्लेड जैसी पंखुड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। उसकी मुट्ठियों के अंतहीन प्रहार का सामना अफेस्टस ने तुरंत किया और उसका प्रतिकार किया। उस समय सेल की पुतलियों में एक और पंखुड़ी घूम गई, जिससे अफेस्टस के शरीर पर एक और फूल का टैटू खिल गया। उस छोटे से क्षण में अफेस्टस का शरीर एक और कदम धीमा पड़ गया। उसने अपना ब्लॉक गलत समय पर मारा और सेल की मुट्ठियां उसके रक्षक को चीरती हुई उसकी छाती की ओर बढ़ीं। अफेसिस ने जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया की तथा अपने धड़ की मांसपेशियों को मुड़कर खुद को एक तरफ झुका लिया। लेकिन सायल की बैलें स्थिर नहीं थीं। उसकी नजरें हर चीज का जवाब देने में सक्षम थीं और वह अफेस्टस के इरादों को आसानी से भांप रही थी। जैसे ही अफेस्टस ने झूलना चाहा, सेल की लताओं ने उसका भार रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी जगह पर स्थिर रहा। पुच्छी, सेल की मुट्ठियों के चारों ओर मनराते नीले ब्लेड अफेस्टस की छाती को भेदते हुए उसके हृदय तक पहुंच गए।
उसका गुस्सा जरा भी शांत नहीं हुआ था। वह अपनी मुट्ठियों से उसके शरीर में छेद होते देखना चाहती थी और उसके खून को अपनी बाह पर बहते हुए महसूस करना चाहती थी। बहादुर हृदय पर्वत सेल के लिए बहुत मायने रखता था। उसे फलते फूलते और जीवित रहते देखने के लिए उसने वह सब कुछ किया जो उसे करना था, यहाँ तक कि जब वह नहीं चाहती थी तब भी उसने अपना सिर झुका लिया। इससे ज्यादा उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। और जो थोड़े बहुत लोग थे उनमें से एक था उसका मालिक, एक ऐसा आदमी जिसका वह किसी और से ज्यादा सम्मान करती थी। फिर भी हीरो पीक न सिर्फ उसके सपने को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वे असल में उसके मालिक पर हमला कर रहे थे और उसके नाम को बदनाम कर रहे थे। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। सेल दहाड़ी, उसकी मुट्ठियां आगे की ओर मुड़ी हुई थीं। उसका रुख नीचे की ओर झुक गया, उसके टखनों के चारों ओर की पंखुड़ियां उसे जमीन में जकड़े हुए थीं, जैसे वह पूरी ताकत से धक्का दे रही हो। उसकी आंखों की नसें मानो लाल रंग के समुद्र में फट गई हों। उसी समय अफेसिस को खांसी आई, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। उफ, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, बड़ी छाती वाली सुंदरी? सेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पाया कि उसकी पंखुड़ियां फंस गई थीं, इसलिए नहीं कि एफेस्ट्स ने उसका हाथ पकड़ लिया था, बल्कि इसलिए कि वह उसकी पसलियों की हड्डियों को चीर नहीं पा रही थी। सेल के झटके का फायदा उठाते हुए अपेस्ट्स घूम गया, तेजी से अपने टखने के चारों ओर की लताओं को काटता हुआ और जमीन को ढकने वाली लताओं से बचने के लिए फुर्ती से नीचे उतरा। उसने अपनी छाती की ओर देखा और उस नीले टैटू से खून की बूंदें टपकती देखी जो अब उस पर बन गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने होंठ चाटते हुए मुस्कुराया। लेकिन सेल ने केवल अपनी पुतलिया में ऊर्ध्वाधर दरारें देखीं। तुम्हारी योग्यता बुरी नहीं है, बड़ी छाती वाली सुंदरी। क्या हमने कोई नस छू ली? सेल की क्षमता सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं थी। किसी व्यक्ति की क्षमता क्या है, ये बताना अक्सर मुश्किल होता था जब तक कि वह मानक से बहुत दूर न हो। सेल ने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया था वे निश्चित रूप से इतनी असाधारण थीं कि उन्हें क्षमता नहीं कहा जा सकता था। उसकी आंखों की तकनीक ने खासकर अफेस्ट्स के चेहरे पर मुस्कान के बावजूद उसे काफी गंभीर बना दिया था। उसने उस पर सिर्फ 2 टैटू ही बनाए थे, लेकिन सिर्फ 2 टैटू ही उसके बल संचार को 20% तक कम करने के लिए काफी थे। चाहे उसका बल नियंत्रण हो या उत्पादन, सब पर असर पड़ा। इसके अलावा अफेस्ट्स की सहज प्रवृत्ति ने उससे ये भी बताया कि इन टैटू के कारण सल्स को उसके बल संचार को भी समझने में मदद मिली, मानो उसका उनसे कोई संबंध हो। हालांकि उसके टैटू उसके बल संचार में बाधा डाल रहे थे, वह इस प्रवाह को भांप सकती थी और इसके आधार पर उसके अगले कदम का अनुमान लगा सकती थी। ये वाकई एक भयानक क्षमता थी और वैलिएंट हॉल के एक शीर्ष शिष्य से प्राप्त होने के योग्य भी। वास्तव में अगर इसमें विनाशकारी क्षमता की कमी न होती तो अफेस्ट्स को लगता कि यह क्षमता रेलियन से भी बेहतर है। अगर अफेस्ट्स ईमानदार होता तो शायद सेल की क्षमता रेलियन से भी ज्यादा विकासवादी स्तर पर होती। लेकिन सेल और रेलियन में अंतर था। जब साइल ने कोई जवाब नहीं दिया तो अफेसिस ने दांत निकालकर मुस्कुरा दिया। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं गंभीर हो जाऊं। ये शर्म की बात है, बड़ी छाती वाली सुंदरी। तुम्हें लगता होगा कि अब तक तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि एक आकर्षक क्षमता जरूरी नहीं कि तुम्हें अधिक शक्तिशाली बना दे। उसी क्षण अफेसिस की आंखों में परिवर्तन आ गया। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता गया उसकी आंखें चमकदार पीले रंग से चमकने लगीं। उसकी मांसपेशियां हिलने और ऐंठने लगीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अफेस्ट्स की त्वचा की काली परत से बाहर निकलने को आतुर थीं। यदि सेल की क्षमता ने उसे एक चमकदार हीरा बना दिया तो अफेस्ट्स की क्षमता सड़क के किनारे पाया गया एक तांबे का सिक्का मात्र थी। सेल इन सभी खूबसूरत टैटू और फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकता था। जहां तक अफेस्ट्स की बात है, उसकी क्षमता उसके नाम से ही जानी जाती थी, जानवरों की नकल। लेखक का नोट के बाद दूर रहो। अफेस्ट्स जिस भी जानवर का मांस खाता था उसकी शारीरिक बनावट को मानव रूप में बदल सकता था। इससे उसे उनकी चपलता, लचीलापन, ताकत और सहज ज्ञान सब कुछ मानव रूप में देखने को मिलता था। बेशक वह ऐसा सिर्फ एक हद तक शक्तिशाली जानवरों के साथ ही कर सकता था। या यूं कहें कि जानवर जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसे उसके मांस की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। यहां तक कि एक निम्न स्तर के जानवर को भी खाने के लिए उसे दसियों लाशों की जरूरत होगी। हालांकि अफेस्ट्स किसी भी जानवर के साथ ऐसा कर सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि सिर्फ एक जानवर था जिसे वह खाना पसंद करता था। बहादुर हृदय पर्वत के सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक, काले पैटर्न वाला जगुआर। अफेस्ट्स के दांत बड़े हो गए, उसका शरीर झुक गया। साइल की पुतलियां सिकुड़ गईं। टकराना।
अफेस्ट के पैरों के नीचे की जमीन फट गई, उसके अचानक हिलने से उत्पन्न हवा के दबाव से उसके पैरों के पास लगी लताएं उड़ गईं। एक क्षण में वह साइल के सामने प्रकट हो गया। सेल ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसके सिर पर निशाना साधते हुए उसके खंजर के वार का जवाब दिया। उसने जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी दृढ़ता को सीधे अफेस्ट के सामने खड़ा कर दिया, मानो उसे एहसास ही न हो कि तलवार उसके कलेजे पर वार कर रही है। हालांकि अफेस्ट निडर था। उड़ान के बीच में ही उसका कंधा झुक गया और गर्दन एक तरफ मुड़ गई। सेल को तुरंत एहसास हुआ कि अगर उसके मुके की गति जारी रही तो वह अफेस्ट के कंधे का एक छोटा सा हिस्सा ही ले पाएगी, लेकिन अगर वह पीछे नहीं हटी तो उसके धड़ में छुरा घुस जाएगा। सेल ने जवाबी हमले का विचार त्याग दिया और तुरंत पीछे हट गई, लेकिन तभी उसकी आंखों की पुतलियां एक और पनखुड़ी से घूम गईं। यही उसका असली लक्ष्य था। जब तक ये टैटू बना रहा, 30% की गिरावट ऐसी चीज नहीं थी जिसे अफेस्ट की क्षमता भी पाट सके। हालांकि लगभग तुरंत ही उसी समय अफेस्ट का हमला रुक गया। किसी फुर्तीले जगुआर की तरह उसकी मांसपेशियां एक साथ खींच गईं, उसका शरीर एक और उछलने लगा। इसके बाद सेल की आंखों की पुतलियों का घूमना बंद हो गया, लेकिन अफेस्ट पर कोई तीसरा टैटू नहीं बना। आंखों की रोशनी लगभग तुरंत आ गई, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, फूल के नमूने को हवा में से होकर जमीन पर आना था, जिससे यह टाला जा सकता था। और अगर अफेस्तुस सही था तो सेल कुछ ही मिनटों में दूसरा फूल तैयार नहीं कर पाती। वह आगे की ओर उछला, उसके खंजर छल और तीखे हमलों के साथ बरसने लगे। सेल ने एक जोरदार पैर पीछे की ओर पटका, उसके पैरों के इर्द गिर्द मडराते ब्लेड जमीन को चीर रहे थे, लेकिन उस पल वे उसकी मदद करने के बजाय एक बाधा बन गए। जब सेल ने एक कदम पीछे हटने और काउंटर के लिए खुद को पुनः व्यवस्थित करने के लिए अपना पैर उठाया, तो उसे बाहर निकलने में जो क्षण लगा वह अफेस्ट के लिए पर्याप्त था। उसने उनके बीच की दूरी कम कर दी, उसके खंजर चारों ओर घूम गए और लाल रंग की रेखाएं खिल उठीं। सेल बाल बाल बच गई, उसकी निगाहें गुस्से से चमक उठी जब उसे एहसास हुआ कि अफेस्ट ने उसकी छाती की पट्टी लगभग 2 टुकड़ों में फाड़ दी थी। क्या वह अब भी उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था? अगले ही पल वह सिहर उठी, उसे अपने धड़ पर गहरा घाव महसूस हुआ। सेल गिरसन किनारे से दहाड़ने लगा। अफेस्ट का हमला बेरहम था। जैसे ही सेल को पहली चोट लगी, उसे दूसरी और फिर तीसरी चोट लगने में ज्यादा देर नहीं लगी। मानो कोई जानवर अपने शिकार को घेर रहा हो। अफेस्ट की नजर नीचे झुकी हुई थी, वह आगे बढ़ रहा था। सेल की गति बढ़ रही थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। उसका शरीर एक घातक हत्या मशीन बन गया था। उसकी नजदीकी युद्ध क्षमता बेजोड़ थी। उसकी प्रतिक्रिया समय, उसके संयुक्त हमले, उसके जवाबी हमले, हर हमला पिछले वाले से ज्यादा उग्र था। अपनी सिर्फ 2 भुजाओं से वह सेल की सारी लताओं से अकेले ही उसके अपने हाथों और पैरों से एक साथ लड़ने में सक्षम लग रहा था। उसका एक ही वार एक लता को काट सकता था और उसके धारदार घूंसे का जवाब दे सकता था। उसके धारदार वार का एक ही वार उसकी नाजुक त्वचा पर घाव कर सकता था और उसे निराशा की गर्त में और धकेल सकता था। यह उलटफेर लगभग तात्कालिक था और यह केवल एक गलती, एक चूक के कारण हुआ। लेकिन विशेषज्ञों की लड़ाई में बस इतना ही काफी था। सेल को अखाड़े के आखिरी छोर पर धकेला गया। उसकी नफरत इतनी जोर से फूट रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हालांकि जो गिरा वह आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी फटी हुई रक्तवाहिकाओं से निकला खून था, क्योंकि वह बार बार अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अफेस्ट उसे ऐसे चकमा दे रहा था मानो वह उसके कदम उठाने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकता हो। वैलिएंट हॉल के सदस्यों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कई लोग चिल्ला रहे थे कि सेल बस हार मान ले, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उसके गालों से खून बह रहा था। अफेसस ने अपने कूल्हे को पीछे की ओर झुकाया, उसका धड़ मुड़ गया और उसका पैर आगे की ओर मुड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने युद्ध की शुरुआत भी इसी प्रहार से की थी, सिर पर एक जबरदस्त प्रहार जो इतनी कमजोर खूबसूरत का सिर धड़ से अलग कर सकता था। हालांकि उस समय की तुलना में अपनी क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय करने के बाद यह 3 गुना से भी ज्यादा घातक था। सेल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा दी, लेकिन ये कार्रवाई बाकी लड़ाई के लिए अपनी बाहें छोड़ने के बराबर थी। उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। तभी ये शब्द बोले गए, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। वैलिएंट हॉल हार गया है। यह बताना असंभव था कि वह वास्तव में कब प्रकट हुआ, लेकिन लियोनेल ने अफेस्ट का पैर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ में सेल को उठा लिया। टकराना।
लियोनेल और सेल दोनों ही उड़ गए, अखाड़े में फिसलते हुए और लगभग दूसरी ओर गिरने वाले थे। लियोनेल ने सीटी बजाए और अपने हाथ की ओर देखते हुए जैसे ही उसने अपने पैरों को किनारे से गिरने से बचाया, वह थोड़ा कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लगता है मेरी कलाई टूट गई है। उसने नीचे साइल की ओर देखा जो थकावट से लगभग गिर पड़ा था। सिर हिलाते हुए वह फेस्तुस की ओर देखे बिना ही अखाड़े से नीचे चला गया। वैलियंट हॉल के सदस्यों की क्रोधित निगाहों को झेलते हुए उन्होंने बेहोश पड़े सेल को गेरसिन को सौंप दिया। चलो चलें, लियोनेल ने आयना से कहा। अभी तो उन्हें अपना मजा लेने दो। लियोनेल ने आखिरी बार अपने कंधे के ऊपर से देखा, उसकी नजर रेलियन पर टिकी हुई थी। जाने से पहले उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अखाड़े में एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था। अखाड़े में मौजूद लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। सबने सोचा था कि कोई शक्तिशाली योद्धा झपट्टा मारकर हमला करने वाला है, लेकिन सेल को बचाने के बाद इस रहस्यमय व्यक्ति ने और कुछ नहीं किया। किसी को भी यकीन नहीं था कि यह व्यक्ति कैसे प्रकट हुआ, या वे बिना किसी गंभीर पीड़ा के एफेस्ट की भयंकर लात को कैसे रोक पाए। ऐसा लग रहा था मानो वह बस टेलीपोर्ट होकर उस स्थान पर पहुंच गया हो। बेशक कुछ लोग इस रहस्यमय व्यक्ति और हाल ही में हटाए गए पोस्टरों के बीच संबंध जोड़ रहे थे। और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि यही वह युवक था जिसे इस समय उनका सार्वजनिक दुश्मन माना जाना चाहिए था। लेकिन इससे चीजें और अधिक भ्रमित हो गईं। ऊपरी तौर पर तो ये बात समझ में आती है। चूंकि वेलियंट हॉल और यह युवक शुरू से ही मिले हुए थे, तो क्या सेल को बचाना उसके लिए समझदारी नहीं थी। लेकिन गहरे स्तर पर यह पूरी तरह बकवास था। रेलियन ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की थी। उसने जो कहानी गढ़ी थी वह आपसी हितों की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी और जो वैलियंट हॉल के भ्रष्टाचार का फायदा उठा रहा था। अगर ये दूसरी कहानी सच होती, तो क्या उस घमंडी युवा मालिक को कभी अपने किसी बेकार आदमी को बचाने की परवाह होती? दरअसल क्या उसे अपने नाम पर कीचड़ उछाले जाने पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था? माहौल में यह अजीब बदलाव बिना किसी बातचीत के हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। जिस क्षण सेल युद्ध करने में असमर्थ हुआ, हीरो पीक पहले ही जीत चुका था और वे वैलियंट हॉट माउंटेन में जो बदलाव लाना चाहते थे वे जल्द ही उनके जीवन पर छा जाने वाले थे। फिर भी जिस क्षण उसे अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए था, रेयान की भावहीन निगाहें झिलमिला उठीं। केवल सुशिक्षित, विचारशील और बुद्धिमान लोग ही लियोनेल के कार्यों की अंतर्निहित विचित्रता को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषण की दूसरी परत तक पहुंच पाएंगे। अधिकांश लोग ऐसा नहीं मानते थे और अब भी यही मानते थे कि लियोनेल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह वैलियंट हॉल के साथ संबद्ध था। लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन रेलियन के लिए बेमानी था। ऐसे मूर्ख जिन्हें इतनी आसानी से बहकाया जा सकता है, कल उन्हें किसी नई दिशा में भी आसानी से बहकाया जा सकता है। अल्पविराम। यहाँ तक कि सबसे पहले अखाड़े से निकलकर उन्हें शहर की खाली सड़कों पर चलने की अनुमति देने के बावजूद आयना अभी भी गुस्से में थी। यद्यपि उसके मुखौटे के नीचे उसका क्रोधित भाव छिपा हुआ था, फिर भी लियोनेल ने सोचा कि यह असीम रूप से मनमोहक होगा। उन पर अपनी भावनाएं बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, लियोनेल ने हंसते हुए कहा। फिर भी उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद स्वरूप उन्हें बदले में घूर कर देखा गया। आयना का ऐसा सोचना गलत नहीं था। लियोनेल को हमेशा ही खून दिखाई देता था जब कोई आयना को छूता था, फिर भी अब वह उसे समझा रहा था कि आयना को गुस्सा न आए। वह निश्चित रूप से पाखंडी बन रहा था। फिर भी लियोनेल हंसता रहा। उसे सच में इसकी कोई खास परवाह नहीं थी, बल्कि वह तो बस खुश ही था कि ऐसा हुआ। उसे यह ज्यादा दिलचस्प लगा। अब उसे आयना के ठीक होने का एक आसान रास्ता भी दिख रहा था, तो भला वह खुश कैसे न होता। हालांकि ये देखकर कि आयना अभी भी परेशान थी, लियोनेल ने आह भरी। आखिर में मैंने जो किया वह वास्तव में उन परिस्थितियों में मैं कर सकता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी ताकत साबित करना या अपनी फोर्स क्राफ्टिंग क्षमता प्रदर्शित करना उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना आप सोचते हैं। उसने मेरे बारे में जो कहानी गढ़ी उसमें रेलियन वाले ने मेरी वीरता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। कोई कमजोर व्यक्ति हीरो पीक के 3 सदस्यों को कैसे मार सकता है और किंग ऑफ ओरेस गुड को कैसे नष्ट कर सकता है। लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा मेरी श्रेष्ठता की भावना से आता था, तो अपनी श्रेष्ठता साबित करने से मुझे और क्या मदद मिलेगी। यह अधिक से अधिक अल्पकालिक संतुष्टि होगी जिसे आसानी से उलट दिया जा सकता है, खासकर तब जब मेरे पास इन मामलों में भाग लेने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। आयना ने अपने मुखौटे के नीचे अपने होंठ काट लिए, ये जानते हुए कि लियोनेल सही था।
अगर लियोनेल वेलिएंट हॉल का हिस्सा होता तो शायद हालात कुछ और होते। सबसे बुरी स्थिति में वह फेस्ट से व्यक्तिगत रूप से ही लड़ सकता था, हालांकि उसने इस उपनेता की ताकत को कम करके आंका था। इनमें से कोई भी मुस्कुराने का कारण नहीं है, आयना ने अंततः कहा। मैं मुस्कुराए बिना कैसे रह सकता हूं? वे मुझे वही देने वाले हैं जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। लियोनेल मुस्कुराया। आयना ने उलझन में लियोनेल के चेहरे की ओर देखा। जरा सोचिए, हीरो पीक लंबे समय से प्रभावी रूप से चोटियों का शासक रहा है। वे वेलिएंट हॉल की तरह ही 20% संसाधनों को नियंत्रित करते हैं और उनके अपराजय नेता होने के कारण कोई भी उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दे सकता। अपनी ताकत से वे वेलिएंट हॉट माउंटेन की राजनीति को अपनी इच्छानुसार मोड़ने की शक्ति रखते हैं। और उन बुजुर्गों ने पहले ही तय कर लिया है कि रेलियन उनका अगला मुखिया होगा, इसलिए वे उसे जो चाहे करने की अनुमति दे रहे हैं। ये सब जानते हुए हीरो पीक को और क्या चाहिए? उनके पास पकड़ने के लिए और अधिक शक्ति कहाँ है? वे अपने लिए और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? आयना की आंखें सिकुड़ गईं। दूसरी चोटियों को कमजोर करो। बिल्कुल, वे वेलिएंट हॉल की जगह लेने की परवाह नहीं करते। इससे उन्हें क्या फायदा होगा? वे पहले से ही तटस्थ होने के लेबल के बिना हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं। उस स्थिति में उनका लक्ष्य संतुलन को तोड़ना और अपने विरोधियों को कमजोर करना है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है पीक प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करना है। आयना की पुतलियां सिकुड़ गईं। सिर्फ हीरो पीक के लिए और संसाधन छीन लेने से काम नहीं चलेगा। रेलियन वेलिएंट हॉल की आम प्रतिभाओं के असंतोष को और भड़का देगा। ऐसी स्थिति में उसे पारदर्शी तरीके से उन संसाधनों को छीनना होगा। आम लोगों को यह एहसास न हो कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। इसके लिए वह पीक सिस्टम को खत्म कर देगा तथा वेलिएंट हॉट माउंटेन को खोल देगा। पुरानी प्रणाली में हीरो पीक हमेशा संसाधनों के 20% पर सीमित होता था, लेकिन यदि कोई हीरो पीक नहीं है तो ये सभी के लिए मुफ्त हो जाता है और अचानक ये हार्ड कैप बहुत बड़ी हो जाती है। आयना शांत हो गई। उसकी पुतलियां फड़क रही थीं। वह ऐसी जगह चाहता है जहां जंगल का कानून सचमुच चलता हो। बिल्कुल, तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष क्यों दोगे? लियोनेल ने स्थिर स्वर में कहा। लेकिन मैं ऐसे माहौल से क्यों डरूंगा? उसी समय लियोनेल को अचानक एक व्यंग्य की आवाज सुनाई दी। आप निश्चित रूप से एक नए छात्र के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, बिना किसी शिखर के।